लोहारू का जो खानदान था, उनके बुजुर्ग बाहर से आए थे। जैसे हमारे सारे मुस्लिम शायर और विद्वान, सूफी जितने भी इस देश में विकसित हुए, आए, स्थापित हुए, उन सब के बुजुर्ग अफगानिस्तान से, ईरान से, उधर से आए थे। तो लोहारू के खानदान के लोग भी वहां से आए थे और फौज में काम करते थे। अल्ताफ हुसैन हाली और ये जमीलुद्दीन आली, ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, जाकर कराची में मुकीम हुए। गालिब हरियाणा के दामाद थे। आगरा में पैदा हुए थे, आगरा में पैदा हुए थे, दिल्ली में रहे, दिल्ली में ही वफात पाई और उनका निकाह फिरोजपुर झिरका की के नवाब की बेटी से हुआ। उस सड़क के रेलवे क्रॉसिंग के पास इनका बहुत ऊंचे टीले के ऊपर, पहाड़ जैसे टीले के ऊपर, कोई 20-30 सीढ़ियां चढ़ के मैं ऊपर गया था। वहां एक महल नुमा इनका किला कह लीजिए, किला नुमा महल कह लीजिए, वो वहां है। मैं जब अभी गया भी कायम है? तो नमस्कार, आदाब सुनने वालों को। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राणा प्रताप गनोरी साहब, जो कि मुल्तानी जबान के, जिसे आप लोग सराइकी कहते हैं, उसके एक ऐसे एकमात्र लेखक हैं जिन्होंने अपनी जबान के अंदर, जो कि हमारे यहाँ पे लुप्त होती जा रही है, उस जबान के अंदर उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई है। ये आप सब लोग हमारे वीडियोस के हवाले से भी जानते हैं और हमारे वीडियोस के पहले से भी आप लोग ये बात जानते थे। और आज हम उनके साथ एक अलग से टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक ये है कि उन्होंने हरियाणा भर के उन शायरों को खोजा जो कि वक्त की मार में कह लीजिए, वक्त के थपेड़ों में कह लीजिए, वो दफन हो चुके थे। उन लोगों को इन्होंने खोजा, ढूंढ निकाला और वापस से अपनी कलम से अपने किताब में उनको जगह दी। और अब वो किताब इनके हाथों में है और इनकी ज़बानी आज हम कुछ शायरों के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक उस शायर का, उस शहर के शायरों का जरूर जिक्र करेंगे जो हमारे राब्ते में भी हैं, और वो हैं लोहारू के नवाब। अब लोहारू एक जिस तरह का गांव था, उस दौर में वो रियासत कही जाती थी। उसके जो रियासत के नवाब थे या शायर थे, उनके बारे में राणा जी बताएंगे। तो राणा जी, सबसे पहले तो खैर मकदम, स्वागत और सलाम। शुक्रिया। तो राणा साहब, लोहारू रियासत के बारे में बताएं, लोहारू के नवाबों के बारे में बताएं, और लोहारू के उन शायरों के बारे में बताएं जिनके बारे में आपने उस दौर में रिसर्च शुरू की थी, जब उर्दू एकेडमी पनप रही थी, बहुत ज्यादा उस तरह से सेटल्ड नहीं थी, जब आप उर्दू की खिदमत कर रहे थे, या ये कह लीजिए कि उर्दू ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना था। बजा फरमाया आपने कि मुझे उर्दू ने, बल्कि मेरे खुदा ने मुझे इस अहम खिदमत के लिए चुना। मैं शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक बात खास तौर पर ध्यान दिला दूं कि जिसे हम उर्दू कहते हैं, इसका जन्म उस मुश्तरका पंजाब में हुआ है जब विभाजन नहीं हुआ था। मुल्तान और लाहौर के बीच में जो फौजों की छावनियां लगती थी, उन शिविरों में, उन छावनियों में उर्दू का जन्म हुआ। और मुल्तान और लाहौर में जन्मी उर्दू आगे जब बढ़नी शुरू हुई तो उसकी परवरिश अंबाला, पानीपत, लोहारू जैसे शहरों में हुई। यहाँ नवाबों का शासन था। आजादी के बाद नवाबी तो खत्म हो गई, लेकिन पहले नवाब थे, छोटी छोटी रियासतें होती थी उनकी। जैसे आज हमारा एक जिला है, एक जिले से भी छोटी रियासतें हुआ करती थी। सारे देश में 500 550 रियासतें थी, जिनको सरदार पटेल ने बिखरे हुए मोतियों को पिरो कर एक माला बना लिया। इतना बड़ा राष्ट्र, इतना बड़ा देश बन गया।
तो हरियाणा में जब उर्दू बच्चे के रूप में लाई गई अपने सफर पर, तो उसको पगोड़े मिले यहाँ के शहरों में, अंबाला में, पानीपत में, लोहारू में, फिरोजपुर झिरका में। ये कुछ शहर थे जिन्होंने उर्दू की परवरिश की, और यहाँ से होती हुई उर्दू दिल्ली पहुंच गई। जी। लोहारू का जो खानदान था, उनके बुजुर्ग बाहर से आए थे। जैसे हमारे सारे मुस्लिम शायर और विद्वान, सूफी जितने भी इस देश में विकसित हुए, आए, स्थापित हुए, उन सब के बुजुर्ग अफगानिस्तान से, ईरान से, उधर से आए थे। तो लोहारू के खानदान के लोग भी वहां से आए थे और फौज में काम करते थे। यहाँ उस वक्त बादशाह आलमगीर था, जिसके की फौज में लोहारू के बुजुर्ग एक सिपाही की तरह, एक सैनिक की तरह शामिल थे। अंग्रेजों का जमाना आ गया। अंग्रेजों ने उस वक्त लोहारू के नवाब स्थापित, लाहौर नवाब नहीं थे, वहां आए थे और सेना में काम करते हुए आए थे। यहाँ आकर अंग्रेजों की खिदमतें उन्होंने की। पहला विश्व युद्ध लगभग समाप्त हो रहा था, हो गया था। तो उसके एजाज में इस खानदान को उन्होंने 2 जगह जागीरें प्रदान की, एक लोहारू और एक फिरोजपुर झिरका। लोहारू उस वक्त भिवानी जिले का एक कस्बा था, और फिरोजपुर झिरका गुड़गांव का एक कस्बा था, जो बिल्कुल राजस्थान की सीमा पर अलवर के नजदीक जा पड़ता है। मैं फिरोजपुर झिरके में आरिशबाजी शायर के तौर पर 2 बार गया हूँ। नूह में भी गया हूँ, उसी इलाके में नूह अब जिला है जी। और फिरोजपुर झिरका, उसमें क्या कहते हैं, लोहारू में तो खास तौर पर मैं इस कशिश के साथ गया था, क्योंकि हम लोग ऐसा सुनते आए थे कि जो खिदमत उर्दू की आगे चलकर रामपुर रियासत ने की थी, उत्तर प्रदेश में रामपुर है, लखनऊ ने की थी, वही खिदमत पहले हरियाणा के लोहारू ने की थी। यहाँ के जो नवाब थे, अदब दोस्त थे, अदब के खिदमतगार थे, अदब परस्त थे, और इसी खानदान से 6 शायरों का जिक्र हमारे मरहूम महेंद्र प्रताप चांद साहब ने अपनी इस ज़ख़ीम किताब में भिवानी जिले के तहत किया है। और उनमें एक नाम, मैं 6 नाम आपके सामने रखूंगा, उनमें एक नाम खास तवज्जो तलब है, और वो है आली साहब का। हाली नहीं, आली। हाली पानीपत के थे, अल्ताफ हुसैन हाली, और ये जमीलुद्दीन आली। ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, जाकर कराची में मुकीम हुए, और वहां की अदबी खिदमात में इनका सबसे ऊंचा नाम है। बड़े बड़े जो इदारे होते हैं, एकेडमियां होती हैं, काउंसिलें होती हैं, उन सब से भी ये जुड़े रहे, और उनमें ऊंचे पद पर, ऊंचे ओहदे पर रहते हुए उर्दू खिदमत करते रहे। शायर थे, गजल नज्म लिखते थे, लेकिन उनका एक खास उनकी पहचान बने उनके दोहे। दोहे जो हमारे मध्यकाल में कबीर, रहीम और बिहारी जैसे कवियों ने लिखे थे, वो दोहे के सिद्धहस्त कवि थे। वही दोहे की परंपरा बीच में छूट गई, और उर्दू को फिर वो उस परंपरा से जोड़ने के लिए और उसमें कुछ नई तब्दीलियां करने के लिए श्रेय जाता है जमीलुद्दीन आली साहब को। वो कराची में रहते हुए उन्होंने वो सब किया। मैं माफी चाहूंगा आपकी बात को, क्योंकि जब दोहों का जिक्र आता है तो दोहे हम सुनते हैं तो या तो रहीम के या कबीर के दोहे हमारे जहन में आते हैं, तो वो रहीमन धागा प्रेम का जैसा। तो क्या जो आली साहब तो क्या जो आली साहब थे, उनके दोहों का कुछ हमें आप छाया दिखाएंगे कि कैसी थी उनके दोहे, कैसे लिखते थे और क्या था उन दोहों में? अगर आप हमारे लिए एक भी पढ़ेंगे तो हमें
और हमारे सुनने वालों को एक आभास हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि जी उनके दोहे ऐसे थे। मैं ये दोहे पढ़ रहा हूँ। जी। एक तो ये घनघोर बदरिया, अच्छा। एक तो ये घनघोर बदरिया, फिर बिरहा की मार, बूंद अच्छा। पड़ी है बदन पर ऐसे जैसे लगे कटार। वाह! तो ये भी दोहे हैं, वाह! ये दोहे हैं। दूसरा दोहा, दोहे गीत कह कह कर हाली, मन की आग बुझाए। दोहे गीत कह कह कर हाली, मन की आग बुझाए। मन की आग बुझी न किसी से, इसे ये कौन बताए। वाह, वाह, वाह! साजन कमाल। हमसे मिले भी लेकिन ऐसे मिले कि हाय। साजन हमसे मिले भी लेकिन ऐसे मिले कि हाय, जैसे सूखे खेत से बादल बिन बरसे उड़ जाए। ओहो हो! वाह, वाह, वाह! जैसे सूखे खेत से खेत बादल से बादल। बिन बरसे उड़ जाए। बीते दिनों की याद है कैसी, नागन की फुनकार। बीते दिनों की याद है कैसी, नागन की फुनकार। पहला वार है जहर भरा और दूजा अमृत धार। वाह! पहला वार है जहर भरा और दूजा अमृत धार। अमृत धार। दो दोहे और आखिर में पढ़ रहा हूं। जन्म जी। मरण का साथ था जिनका, जन्म मरण का साथ था साथ। जिनका, उन्हें भी हमसे बैर। हुँ। जन्म मरण का साथ था जिनका, उनसे उन्हें भी हमसे बैर। वापस ले चल अब तो आली हो गई जग की सैर। वाह जी वापस वाह! ले चल अब तो आली हो गई जग की सैर। देख ली खैर। दुनिया। जी, जी, आखिरी जी। दुहा है, मीठी मीठी कसक थी दिल में, ना कोई दुख ना सोग। मीठी, मीठी मीठी। मीठी कसक थी दिल में, ना कोई दुख ना सोग। दो ही दिन के बाद मगर ये प्रीत तो बन गई रोग। वाह! दो ही दिन के बाद, दो ही दिन के बाद मगर ये प्रीत तो बन प्रीत गई तो बन रोग। गई रोग। ये हम शायर लोग जो हैं इसी प्रीत के रोग के मारे हुए होते हैं। उन्होंने दोहे बिल्कुल। भी लिखे हैं, गीत भी लिखे हैं। दोहों और हुँ। गीत के लिए वो बहुत खास पहचान हासिल कर चुके थे। मैं यहाँ ये जी। निवेदन कर दूं कि वो पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड एक संस्था थी, राइटर्स गिल्ड, जी। जिसके वो जनरल सेक्रेटरी रहे ठीक है। 1959 से 1970 तक। तरक्की उर्दू के, अंजुमन तरक्की उर्दू के ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे। ऑनरेरी सेक्रेटरी का मतलब कि वो तनख्वाह नहीं लेते थे वहां, लेकिन उसके सेक्रेटरी के पद पर थे। जैसे हमारे चंद्र हमारे त्रिका त्रिखा साहब साहब हैं। यहाँ उर्दू अकेडमी में हैं। हाँ। और इब्तदा में आपने जनाब सिराजुद्दीन अहमद खान साइल, हुँ। साइल एक शायर थे, सिराजुद्दीन अहमद खान साइल, उनसे इस्लाह ली थी, यानी ये उनके शागिर्द बने थे। लेकिन उनकी वफात के बाद ये किसी के शागिर्द नहीं हुए, किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया। अपनी जी। मौजू तबीयत के बल पर इन्होंने सारी शायरी की साधना की और खुद उस्ताद बन गए। इनका पाकिस्तान के मशाहीर शायरों में प्रतिष्ठित स्थापित हस्ताक्षरों में शुमार होता है। और आली का कलाम निहायत प्रभावपूर्ण है, पुरतासीर है। आपने गालिब की जमीनों में कई गजलें कही हैं और गजल के अलावा गीत और दोहे भी कहे हैं, जैसा मैं बता चुका हूं। आपके दोहों में मज़ामीन का तनव्वु है, विषयों की विविधता है, विस्तार अच्छा। है। थोड़े से वो प्रेम के दोहे या भक्ति के दोहे वाली बात नहीं है, बल्कि अनेक विषय, आज की राजनीति के विषय भी, आज की सामाजिक विसंगतियों के बारे में भी इन्होंने अपने दोहों में लिखा है। गजलों में भी ज्यादा है। जो रचाओ और बेसाख्तगी इन दोहों में नजर आती है, वो दीगर शोरों के यहाँ कम है। जो अच्छा। रचाओ और बेसाख्त की
का मतलब है स्पॉन्टेनिटी, अंग्रेजी में कहें स्पॉन्टेनिटी, जो इनके दोहों में है वो और शायरों के और लोगों भी लिखे हैं, हमारे यहाँ भारत में भी लिखे जा रहे हैं, और शायरों के यहाँ नहीं मिली। मेरे यहाँ एक मुल्तानी के शायर थे, यही दिल्ली पटेल नगर में रहते थे, अब उनकी वफात हो गई है। वो शायर उर्दू के भी थे, मुल्तानी के भी थे, वो दोहे लिखा करते थे। जैसी खूबसूरत अप्रोच उनके दोहों में मिलती थी, कम लोगों के दोहों में मिलती है। तो इस तरह से आली साहब उस खानदान से थे। दिल्ली, हिंदुस्तान में, दिल्ली में बड़ी बड़ी महफिलों में, मुशायरों में वो आते रहते थे, यहाँ उनके संबंध थे। और जो फिरोजपुर झिरका में इनके खानदान का एक शाख स्थापित हुई थी, वहां के एक मौलवी इलाही बख्श थे, मौलाना इलाही बख्श जी जी, उनकी बेटी मिर्जा गालिब की पत्नी थी। इसलिए मैंने उन लोगों को जिनका जन्म 1900 से पहले हुआ है और सारे हिंदुस्तान के, सारी दुनिया के शायर माने जाते हैं, किसी तरह से भी हरियाणा के साथ अगर उनका ताल्लुक रहा है, यही सूत्र मुझे मिला कि गालिब हरियाणा के दामाद थे। आगरा में पैदा हुए थे, दिल्ली में रहे, दिल्ली में ही वफात पाई, और उनका निकाह फिरोजपुर झिरका के नवाब की बेटी से हुआ। ये वही खानदान था जो लोहारू में है और जो यहाँ है। ये जागीरें इन लोगों को मिली थी। तो ये लोहारू का मैं दर्जा ऐसा मानता हूँ कि दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उर्दू को वो हिडोले में झूला झुलाने का काम जो किया, वो अंबाला, पानीपत और लोहारू के खानदानों और उर्दू की खिदमतगारों ने किया। और मैं कहता हूं कि हमारा लोहारू जो है वो हरियाणा का लोहारू, यूपी के रामपुर की तरह उर्दू के साहित्य में अपना स्थान रखता है। वाह वाह, राणा साहब, जिस खूबसूरती के साथ आपने इस चीज को परिभाषित किया है ना, इतनी खूबसूरती के साथ, और आपने जो ये बात कही है कि गालिब हरियाणा का दामाद था, वाह। आप मेरे पास होते, मैं आपको इसी बात पे हमेशा की तरह गले मिलता। क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। आली साहब के उसी लोहारू में और जो शायर हुए हैं 4-5, मैं उनके नाम भी आपको बताता चलूं। एक शायर हुए हैं आजम, तखल्लुस पहले बताता हूं फिर पूरा नाम आएगा। आजम, अजीजुद्दीन अहमद खां आजम। तो ये भी लोहारू से थे? ये लोहारू के थे। इनके बाद अमीनुद्दीन अहमद खां सानी, ये भी लोहारू के थे। और फिर आली, जमीलुद्दीन आली, जिनका विस्तार से मैंने जिक्र कर दिया है। बिल्कुल। इनके बाद अलाई, इलाउद्दीन अहमद खान अलाई, ओके, अलाई। और मारूफ, इलाही बख्श खां मारूफ। हाँ, इन्हीं का यही इसी के बाप में आया है कि इनके जो जद्दे अमजद थे, इनके जो बुजुर्ग थे, वो बलख से आए थे। बलख या बुखारा, उधर अफगानिस्तान स्थान है। हाँ, जो सब छज्जू दे चबारे, ओ ना बलख ना बुखारे। तो ये बलख से आए थे इनके बुजुर्ग यहाँ। और इनके बड़े बेटे, इनके वालिद आरिफ जान बेग अपने भाई कासम जान, दिल्ली में जहां गालिब का घर था जी, पुरानी दिल्ली, वो बल्ली बारान का इलाका कहलाता है। बल्ली बारान में एक छोटी सी गली दाएं को मुड़ती है, उसे कासिम जान की गली कहते हैं। तो कासिम जान भी इन्हीं लोहारू के खानदान से थे, जिनके नाम पर वहां हवेली है और ये है। तो
ये जब यहाँ आए, जैसा कि मैंने कहा, लाहौर पहुंचे और शाह आलम की इमदाद में उन्होंने बेमिसल शुजाअत और दलेरी दिखाई, जिसकी वजह से उनको फिरोजपुर, झिरका और लोहारू की रियासतें अता की गईं। मिर्जा गालिब की अहलिया, ये जो मैं इलाही बख्श मारूफ का नाम ले रहा हूँ, ये लोहारू के हैं। तो मिर्जा गालिब की जो पत्नी थी, जिसका नाम था उमराव बेगम, इन्हीं मारूफ इलाही बख्श खां की लाडली बेटी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गालिब हरियाणा के नवाब, हरियाणा के दामाद थे। लोहारू के शायरों का जिक्र मैंने किया, लेकिन इन सब से ज्यादा काबिल जिक्र शख्स वही आली जमीलुद्दीन हैं। आली जी। तो अब जो आपके लाहौर से जिस शख्स का आपका संपर्क हुआ है, आप उन्हें बता सकते हैं कि वहाँ लोहारू जो है अब तो तहसील नहीं, अब तो जिला बन गया हुआ है। और आपको मैं बताऊं कि मैं घूमता घूमता इनके महल तक गया था। अच्छा। लोहारू शहर में गया, फिर निकल के बाहर आया। जो सड़क सीधी राजस्थान को गई है जी, उस सड़क के रेलवे क्रॉसिंग के पास इनका बहुत ऊंचे टीले के ऊपर, पहाड़ जैसे टीले के ऊपर कोई 20-30 सीढ़ियां चढ़ के मैं ऊपर गया था। वहां एक महल नुमा इनका किला कह लीजिए, किला नुमा महल कह लीजिए, वो वहां है। मैं जब अभी गया भी कायम है? तो हाँ, वो तो कायम है, महल तो कायम है, लेकिन अब वहां खानदान का कोई शख्स रहता नहीं है। वहां एक बूढ़ा चौकीदार मुझे जरूर मिला, जिसने कहा कि अब यहाँ के लोग बाहर रहते हैं। तो मैं अंदर जाने या बैठने या किसी से बात करने का शरफ तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन लोहारू का वो नवाबी रोब रखने वाला वो महल बाहर से मैंने देखा है। वाह वाह। तो इस तरह से ये एक बड़ा ही अहम खानदान था जिन्होंने उर्दू की खिदमत की। जी बिल्कुल। और आपने कहा कि मैं उन्हें बता दूं, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। जब वो ये वीडियो तफसील से देखेंगे और जब इस जगह पर आके वो कहेंगे, सुनेंगे इस बात को, उन्हें खुद ब खुद इस बात का पता चल जाएगा कि राणा साहब ने आज हमारे परिवार को याद करके हमारे को एक इज्जत बख्शी है। और ये बिल्कुल ये जिस तरह से, जिस भाव से आपने अभी दोनों हाथों को जोड़ा है, ये उनके लिए नमस्कार भी है। और आपके इन हाथों को जुड़ा हुआ देखकर मैं समझ पा रहा हूं कि नूर नौमानी साहब और इक्तिदार भाई, ये जो दोनों हैं जो मेरे राब्ते में हैं, ये दोनों आपको नतमस्तक होंगे। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उन दोनों को कुछ वक्त से मिला हूं, टेलीफोन पे राब्ता हुआ है, तो मैंने उनके परिवार की कुछ बातें सुनी हैं। तो वो उनको गिफ्ट मिली हैं ये चीजें कि हाँ, सामने वाले को किस तरह से अदब देना है, किस तरह से उसकी इज्जत करनी है। वो दोनों बहुत ही ज़हीन खानदान से हैं। बात ये है, मेरा एक शेर है, अता की इसने राना इज्जो शोहरत, जी, अता की इसने राना इज्जो शोहरत, मेरी उर्दू जुबान है और मैं हूँ। तो उर्दू जुबान के ये लोग तो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। ये लोग जीनियस हैं। ये लोग वो आप लोग क्या इस्तेमाल किया करते हैं, एक वो लफ्ज मेरे बारे में भी आपके पाकिस्तान के एक शायर ने कह दिया था, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये लोग ऐसी ऊंची शख्सियतें हैं जिन्होंने हरियाणा का नाम, भारत का नाम और उर्दू अदब का नाम रोशन किया है। मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की रोशनी अपने अंदर थोड़ी बहुत पाता हूँ, तो अपनी पहचान बनाए हुए हूँ। राणा साहब, ये आप वाकई सही कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि आप उनकी वजह से अपने अंदर वो रोशनी पाते हैं, तो ये आपकी जर्रा नवाजी है, ये आपकी खूबी है। ये हकीकत है। आज आपने मुझे अपनी इस गुफ्तगू में शामिल किया
और हो सकता है मेरी बहुत सी बातें आपको पहले मालूम थी, लेकिन आज बहुत सी नई बातें भी आपके सामने आई हैं, जो बिल्कुल। मेरी साधना में आती रहती हैं। वो उन्हें आप जैसे भी जहाँ तक पहुँचाने का मन रखते हो, पहुँचाते रहिए। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी।